यहाँ पर मोल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट रखा गया है। एक और बात आपको समझनी है कि जो प्रेशर 0.9 एटमॉस्फेयर शुरू में बताया है वो सिर्फ गैस का प्रेशर नहीं है, उसमें वाटर का वेपर प्रेशर भी शामिल होगा। आंसर मिलने पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको कंबाइंड गैस लॉ अप्लाई कर देनी चाहिए। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्योंकि मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखे गए हैं, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। ध्यान रहे एसटीपी पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है और टेम्परेचर 273 केल्विन। ये तो अपना P2 और T2 हो गया और ये हो गया अपना V2 और ये 0.1 लीटर्स इनिशियल वॉल्यूम V1 है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283 केल्विन। ये T1 है, पर ये जो 0.9 एटमॉस्फेयर है इसको आप P1 नहीं कह सकते, ये P1 प्लस एक्वस टेंशन है। ये जो 0.9 एटमॉस्फेयर है ना, इसमें गैस का पार्शियल प्रेशर भी है और वाटर वेपर का प्रेशर भी है। वैभव ये बात समझ में आ रही है? तो अपन को पहले P1 फाइंड कर लेना है। वॉल्यूम P1 0.1 लीटर्स है, टेम्परेचर 283 केल्विन है। P2 1 एटमॉस्फेयर है, V2 0.08 लीटर्स है और ये टेम्परेचर 273 केल्विन है। यहाँ से अगर मैं P1 के लिए फाइंड करने जाऊँ तो 283 अपॉन 273 0.08 अपॉन 0.1 बेसिकली 4/5 हो जाता है। 4/5 को मल्टीप्लाई किया गया 4/5 से थोड़े बड़े फैक्टर्स, 1 से एक बड़े फैक्टर से। ध्यान रहे 283/273 1 से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू 0.829 एटमॉस्फेयर आ रही है। 0.829 एटमॉस्फेयर। ये तो उस गैस का प्रेशर है, ड्राई गैस का प्रेशर। लेकिन ड्राई गैस के प्रेशर में एक्वस टेंशन ऐड करी गई है तब ये प्रेशर आया है, क्योंकि ओरिजिनली वो गैस वाटर के ऊपर कलेक्टेड थी। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे हैं। तो इनिशियल जो टोटल प्रेशर आपको दे रखा है वो P1 प्लस एक्वस टेंशन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और यहां से अपन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इवेल्युएट कर सकते हैं। 0.9 जो टोटल प्रेशर है माइनस 0.829, this will come out to be 0.071 एटमॉस्फेयर। कितने लोगों को मिल गया ये आंसर? श्लोक ये मेथड समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। ऐसे ही किया था। हाँ सर, हाँ सर, ऐसे ही किया था। मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे आया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही आया। मेथड तो यही है ना। तो अपन हाँ को ये सर। समझ में आना चाहिए कि शुरू में जो प्रेशर है वो दो गैसेस का प्रेशर है और बाद में जो एसटीपी वाला प्रेशर है वो सिर्फ एक गैस का प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 मोल ऑफ N2O4 gas at 300 Kelvin kept in a closed container under 1 atmosphere pressure। शुरू में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। It is heated to 600 Kelvin where 20% of N2O4 decomposes to NO2। The final pressure is, इतना सब होने के बाद सिस्टम का फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा?
एटमॉस्फेयर में। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन हो सकता है। आपने ये क्वेश्चन पहले किया भी हो, शायद एक्सरसाइज शीट का ही क्वेश्चन है, और अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं इजीली। हो रहा है, दूसरा टेम्परेचर भी अपन ने डबल किया है। वॉल्यूम अपन फिक्स्ड मानेंगे, क्लोज्ड कंटेनर है, कुछ और गिवन नहीं है, तो अपन मानेंगे कि कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है, जैसा कि नॉर्मली होता है। ठीक है, तो यहां पर N2O4 का 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, 20% ही डिसोसिएशन हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इक्विलिब्रियम ही आ रहा होगा। शुरू में सिर्फ N2O4 ही प्रेजेंट है जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। 20% डिसोसिएशन का मतलब 0.2 एटमॉस्फेयर की कमी आ जाएगी। यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर्स को मोल्स की तरह ट्रीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्तिक, ऐसे करा था आपने? अगर ऐसे नहीं सोचा तो इस तरह से अपन को प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट करना होगा इन क्वेश्चंस में। 0.2 एटमॉस्फेयर के इसमें कमी आएगी तो NO2 0.4 एटमॉस्फेयर बढ़ेगा। कार्तिक म्यूट करो। और उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आया तो N2O4 0.8 एटमॉस्फेयर और NO2 0.4 एटमॉस्फेयर है। यहाँ से अपन चाहें तो KP भी इवेल्युएट करवा सकते हैं, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल अपन को टोटल प्रेशर फाइंड करना है। ये टोटल प्रेशर तो 1.2 एटमॉस्फेयर आ रहा है, लेकिन ये 1.2 एटमॉस्फेयर तब होता जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता। टेम्परेचर भी डबल हुआ है केल्विन में, और टेम्परेचर के डबल होने के कारण टोटल प्रेशर भी डबल हो जाएगा। सिंस टेम्परेचर इज डबल्ड, final pressure would be 2 times 1.2 atmosphere, which is 2.4 atmosphere. इससे भी बेटर ये होता कि अपन शुरू में ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 2 एटमॉस्फेयर कर देते, क्योंकि टेम्परेचर पहले 600 केल्विन पर ले गए, उसके बाद डिसोसिएशन हुआ है। तो 600 केल्विन पर जैसे ही टेम्परेचर ले जाएंगे वैसे ये प्रेशर भी डबल हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली वी कुड हैव टेकन दिस टू बी 2 एटमॉस्फेयर। अगर ये 2 एटमॉस्फेयर लेते तो ये चेंज इसका 20% है, मतलब 0.4 एटमॉस्फेयर का चेंज आता, 2 एटमॉस्फेयर का 20%। और अगर इसमें 0.4 एटमॉस्फेयर का डिक्रीमेंट आता तो NO2 में 0.8 एटमॉस्फेयर का इंक्रीमेंट आता। ठीक है ना, इस तरह से अगर आप प्रोसीड करते तो N2O4 का फाइनल प्रेशर 1.6 एटमॉस्फेयर और NO2 का फाइनल प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर दिखाई देता। इन वैल्यूज को ऐड करने पर भी हमारी वैल्यू 2.4 एटमॉस्फेयर ही आती। तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट शुरू में भी अप्लाई कर सकते हो और लास्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। पार्थ, कर लिया था ये क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. Sir, here why we have taken 1 atmosphere pressure initially? Because it is given in the question. 1 mole of N2O4 शुरू में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है। Okay, sir. Okay. ठीक है ना, चलिए एक और फेयरली सिंपल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक रिएक्शन है N2O3 के डिसोसिएशन की रिएक्शन। NO एंड NO2 में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस NO और NO2 की 0.45 मोलर एंड 0.6 मोलर लिए गए रिस्पेक्टिवली।
ठीक है ना। शुरू में N2O3 नहीं लिया गया, इसका मतलब ये है NO और NO2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। इसके अलावा ये दिया हुआ है that when the equilibrium was reached, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, N2O3 की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने पर 0.15 एटमोलर पाई गई। इसके बेसिस पर आपको एवेल्युएट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोला है, तो जो वैल्यूज गिवन है उसके आधार पर लग रहा है कि अपन को Kc फाइंड करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर भी गिवन नहीं है, मोलैरिटीज गिवन है, तो Kc ही फाइंड करना चाहिए। एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मोलर मास of the equilibrium mixture। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मीन मोलर मास भी फाइंड करें। ये तो आप जानते हैं कि जिस रेशियो में मोलैरिटीज होंगी उनकी, उसी रेशियो में इनके मोल्स भी होंगे। मतलब मोलैरिटीज को यूज करके हम इनके मोल फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पर, और अगर मोल फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए तो मीन मोलर मास भी फाइंड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मोल फ्रैक्शंस। ट्राई करें। यह है क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है और N2O3 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, कोफिशिएंट सबके 1 आ रहे हैं, इससे भी चीजें और आसान हो जा रही हैं। अगर इसमें 0.15 मोलर का इंक्रीमेंट आया है तो इन दोनों में ही 0.15 मोलर का डिक्रीमेंट आएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशंस 0.3 एंड 0.45 मोलर हो जाएंगी। बस उसके बाद बहुत आसान है, एवेल्युएट Kc 0.3 into 0.45 upon 0.15, और ये वैल्यू 0.9 आ रही है। ठीक है, और Kc की वैल्यू अगर आ गई, फाइनल मोलैरिटीज आ गई, तो मोल्स भी इसी रेशियो में होंगे। मोल्स भी इसी रेशियो में होंगे क्योंकि वॉल्यूम तो तीनों के लिए सेम है। इसका मतलब N2O3 के मोल्स, NO के मोल्स और NO2 के मोल्स, इनका रेशियो मोलैरिटी के रेशियो के बराबर ही होगा, जो कि आ रहा है 1:2:3। क्वाइट सिंपली इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O3, इन सबको सम करें तो 6 आ रहा है। 1/6 है N2O3 का मोल फ्रैक्शन। आपको फाइनल आंसर डेसिमल में मुझे बताना चाहिए। NO2 का 2/6 मतलब 1/3 NO का, और NO2 का 3/6 मतलब 1/2। तो ये हैं मोल फ्रैक्शंस। इनके बेसिस पर इजीली मोलर मास इवैल्यूएट हो जाएगा। मीन मोलर मास, मोल फ्रैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय मोलर मासेस का सम। N2O3 का मोलर मास कितना होगा? 48 + 28 which is 76। 1/3 into 30, 1/2 into 46। सही है ना? तो ये इवैल्यूएट कर लो। 76/6 is 38/3, 38/3 is 12.7 अप्रोक्सीमेटली। ये 10 है और ये 23 है, 33 45.7। सिंपलर कैलकुलेशंस को के लिए कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो कई लोगों ने मुझे आंसर्स मैसेज किए हैं, कुछ लोगों के आंसर्स काफी क्लोज हैं, कुछ के गलत भी हैं।
तो ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। इजियर क्वेश्चंस में मिस्टेक्स अवॉइड कर लोगे तो परफॉर्मेंस में काफी फर्क पड़ जाएगा। हाँ वेदांत बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप सॉल्व करना चाहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सॉल्व करने के लिए तो हाँ सोचा जा सकता है उस डायरेक्शन में भी, पर जब ये इजीली आ रहा है तो उस दिशा में सोचने का कोई खास मतलब नहीं है। फुर्सत में आप सोचिएगा, फिलहाल मैं भी सोचूंगा, अगर कुछ होगा उस तरह का तो अपन देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ कार्तिक बोलो। सर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आइडियल गैस लॉ से V इक्वल्स टू 300 R आ रहा था इनिशियल स्टेट पे। ये N2O4 वाला क्वेश्चन, यस सर। इसमें क्या आ रहा था? सर आइडियल गैस लॉ लगा दिया इनिशियल स्टेट पे तो V इक्वल्स टू 300 R आ रहा था। ठीक है, फिर और सर ऐसे इसको यूज किया और बाकी उन दोनों के पार्शियल प्रेशर निकाल दिए फाइनल स्टेट पे, तो सर उससे भी आंसर आ रहा था। सही है ये? 2.4 ही आ रहा था। यस। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना कंटेनर का, हाँ सर। फिर आपने वॉल्यूम फाइंड करने के बारे में बात क्या किया आपने? सर वॉल्यूम को 300 R कर दिया और फिर उन दोनों के मोल्स निकाल दिए फाइनल स्टेट पे कितने कितने हुए और उसको डाल दिया, फिर वॉल्यूम को 300 R से मतलब 300 R पुट कर दिया। फिर टोटल प्रेशर फाइंड कर लिया। यस सर, पार्शियल प्रेशर स्क्वायर सर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये इजियर है जैसे मैंने किया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। समझ में आ रहा है आपको ये तरीका? यस सर। प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट करना है बस। एक और सिंपल क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। The kinetic energy of n molecules of oxygen is x joules at minus 123 degrees Celsius. Another sample of O2 at 27 degrees Celsius has a kinetic energy of 2x joules. So दूसरे वाले सैंपल में latter sample has how many molecules? इसमें n के टर्म्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये फाइंड करके बताएं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, बस टेस्ट में चैलेंज ये होता है कि अपन को कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब सिलेबस बढ़ जाता है तो अपने माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ये क्वेश्चन किस सेक्शन का है, इसमें क्या आइडिया लगेगा, इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा। पढ़ा हुआ अपन ने सब है, पर प्रॉपर कंसेप्ट रिकॉल होना चाहिए, प्रॉपर आइडिया क्लिक करना चाहिए और क्विकली फास्ट क्लिक करना चाहिए। तो वैभव ने आंसर किया है वनीज। क्या होगा इसका आंसर? अगर मैं ऑप्शंस दे दूं आपको, n by 2, c 2n, d 4n, चलिए तो इसमें बस यही देखना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन को दी हुई है और टोटल काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। फॉर्मूला होगा 3/2 nRT। तो ओरिजिनली x जूल्स जो था
वो 3/2 मोल्स लिखने के लिए अपन n को Na से डिवाइड करेंगे। R टाइम्स टेम्परेचर -123 डिग्री सेल्सियस मतलब 150 केल्विन था, तो ये तो x की वैल्यू है, ये इनिशियल सैंपल या फर्स्ट सैंपल के लिए है, और सेकेंड सैंपल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी 2x है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन को फाइंड करना है n प्राइम, और टेम्परेचर इसका केल्विन्स में 300 है। बस यहीं से कर सकते हैं। जो बात आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, वैसे तो ओरली ये हो जाएगा, वो ये है कि टेम्परेचर को डबल किया गया है, और टेम्परेचर को डबल करने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी डबल हुई है। मतलब टेम्परेचर जिस रेशियो से चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशियो से चेंज हुई है। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहे होंगे, ये वाला फैक्टर दोनों में सेम रहा होगा। इसका मतलब n मस्ट बी इक्वल टू n प्राइम। n और n प्राइम इक्वल ही हैं, इस वजह से अपन फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। दक्ष कर लिया था क्वेश्चन? होने चाहिए, देखो इतने डिफिकल्ट नहीं है, बस यही आइडिया अपन को स्ट्राइक करना चाहिए। आइडिया स्ट्राइक नहीं करे तो यही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और जब सॉल्व कर देते हैं तो लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब इजी होते हैं अगर एक बार आइडिया स्ट्राइक कर जाए। पॉइंट ये है कि आप सही आइडिया तक कितने जल्दी पहुंच पाते हैं। चलिए अब एक बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 3 सब्सटेंसेस हैं, साइनाइड आयन, साइनेट आयन एंड थायोसाइनेट आयन। Arrange in the ascending order of carbon nitrogen bond length. Ascending order of carbon nitrogen bond length. जो वीडियो ऑन करने की पोजीशन में उसको वीडियो ऑन करना चाहिए, तभी बेटर इंटरेक्शन हो पाता है। तभी टू वे इंटरेक्शन ज्यादा बेटर हो पाता है। और जब आप ऑनेस्टी से क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, तो आपको वीडियो ऑफ करने की क्या जरूरत है? Real test has begun now. तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस अगर है तो रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सोचना होगा, और अगर एक सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहां से आप जजमेंट ले सकते हैं। साइनाइड आयन को तो वैसे एमओ थ्योरी से भी देख सकते हो, इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। अगर आप साइनेट आयन के बारे में जजमेंट लोगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूइस स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो। हालांकि जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 से थोड़ा कम दिखाते हैं, और ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड का ऑर्डर 1 से थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 1.5 के बीच में है, और कार्बन नाइट्रोजन का 2.5 से 3 के बीच में है। यहाँ पर अपन रेंज ही प्रिडिक्ट कर पाते थे, बट नेवरदलेस ये तो पक्का है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम है। और जहां तक थायोसाइनेट आयन का सवाल है, इसका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वो होता था जिसमें दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बनता था। फिर जब हाइब्रिड बनाते थे तो यहाँ पर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर और कार्बन सल्फर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाते थे।
हालांकि ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ये 2 से 2.5 के बीच में आता है, स्लाइटली मोर देन 2, और ये आएगा 1.5 से 2 के बीच में। यहाँ पर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, इसलिए हाइब्रिड में जो सिचुएशन है वो डबल बॉन्ड के पास ही रहेगी। तो यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 के बीच में है। एंड वी नो दैट फॉर द सेम टाइप ऑफ एटम्स बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, अगर एटम्स सेम टाइप के रहें तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, वो NCS माइनस में है। उससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर OCN माइनस में है, सॉरी उल्टा लिख दिया। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जहां पर है वहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो साइनाइड में सबसे कम, और फिर OCN माइनस, और सबसे ज्यादा NCS माइनस। तो ये मेरा डिसीजन है। आप लोग भी कर पाए थे? सर गौरव कर लिया था? सर SCN माइनस पहले आना चाहिए ना? SCN माइनस पहले आना चाहिए, क्यों? और उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ना? नहीं, SCN माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 के बीच में है, और OCN माइनस में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 के बीच में है, और साइनाइड N में तो 3.0 है। अपन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने OCN माइनस में ऑक्सीजन कार्बन का देख लिया था आपके स्ट्रक्चर में। हाँ, इन्हीं सब चीजों पर थोड़ा ध्यान केयरफुल रहना है अपन को। चलिए। सर हाँ कौशल। सर हाँ सर बोलो। CN माइनस में जो आपने बनाया तो कार्बन पे आना चाहिए ना नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट मतलब उसने उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं उसके ऑक्टेट में हाँ, Yes, यहाँ sir. पे अपन ने सिर्फ चार्ज शो किया है, ओवरऑल चार्ज। ये तो बस इसको Okay, लिखने का sir. तरीका है। अब हाँ, okay, sir. ऑब्वियसली और ज्यादा बेटर वे में लिखाते तो इस तरह से दिखाते। फॉर्मल चार्ज नहीं दिखाया है, बस ओवरऑल चार्ज दिखाया है। फॉर्मल चार्ज तो कार्बन पर ही -1 है, सही है। सर और ये फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज भी नहीं है। इन रियलिटी ज्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर ही रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा नेगेटिव चार्ज कार्बन पर भी होगा और ज्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर रहेगा। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था कि अपन मोर देन 2 मतलब मोर देन 2 एटम्स वाले मतलब जिस कंपाउंड में ज्यादा 2 से ज्यादा मतलब एलिमेंट्स है उसके लिए अपन MOT नहीं लगा सकते क्या? 2 से ज्यादा एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ थ्योरी अप्लाई करते हैं ना, पर वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, अगर आप याद करें एक लाइव क्लास में। सर तो सर ये OCN है, हम्म, इसमें अपन टोटल जैसे निकाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का समेशन। लेकिन वो सब अपन ने सीखा नहीं है ना अभी तक, उससे पूरे डिटेल्स उसके जाने नहीं है, तो वो अपन करेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी अपन ने जो डिटेल्स सीखे हैं वो सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए हैं, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप प्रॉपरली डील नहीं कर पाओगे। वैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनमें हम सिग्मा बॉन्डिंग वीबी थ्योरी से दिखाते हैं और पाई बॉन्डिंग एमओ थ्योरी से दिखाते हैं। दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट वाला सेक्शन देखो तो O3 हो या और भी कोई केसेस हो, NO3 माइनस हो, उसमें हमने सिग्मा बॉन्डिंग पहले हाइब्रिडाइजेशन से शो की है और पाई बॉन्डिंग एमओ थ्योरी से शो करी है, ठीक है। सर तो उससे अपन को किसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम पड़ता, CN या फिर CO? लेट से अपन कर भी पाते थे, दोनों का पता चल जाता। एमओ थ्योरी तो पूरे मॉलिक्यूल में हर जगह का बॉन्ड ऑर्डर बता पाती। ओके सर। ठीक है। तो हाँ श्लोक। सर अगर अपन को मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर अपन को ये CN का जजमेंट हमेशा एमओ से मतलब 2 वाले का हमेशा एमओ से ही लेना चाहिए। हाँ, जो डायटोमिक है और अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए जजमेंट तो एमओ थ्योरी से लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले का इंटेंशन भी अपन यही मानेंगे कि एमओ थ्योरी से ही है। अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट एमओ थ्योरी से हैंडल किए जाने चाहिए, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये सब बताने के लिए। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस पूछ लीजिए थ्योरी में, एक्सरसाइज में।
सर एक्सक्यूज एक मी टेस्ट का क्वेश्चन था। प्रांशु कौन सा क्वेश्चन? सर, कल के टेस्ट का पेपर 1 का 20th क्वेश्चन था सर, जिसमें हमें NH3 का 0.5 हमें इक्विलिब्रियम पे उसका प्रेशर गिवन दिया गया था। जस्ट अ मिनट, मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। पेपर 1, यस सर। पेपर 1 ये है। कौन सा क्वेश्चन बताया आपने? 20। 20th क्वेश्चन। ये वाला दिख रहा है तुमको? यस सर। If enough additional NH3 is added to the flask to raise its partial pressure to 0.5 bar at equilibrium, 0.5 bar at equilibrium, the total gas pressure when equilibrium is re-established is। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सर, जब अगर ये इतना हो गया तो फिर जब हम वापस से लेंगे तो हम इसको कम करना चाहेंगे ना? नहीं, लेकिन इसमें एक बात लिखी हुई है ना कि पार्शियल प्रेशर 0.5 बार इक्विलिब्रियम पर है। NH3 अपन ने ऐड किया होगा, उसका प्रेशर एक्चुअली 0.5 बार से भी ज्यादा कर दिया होगा, बाद में रिएक्शन बैकवर्ड्स गई होगी, बैकवर्ड जाने के बाद इक्विलिब्रियम आया होगा, और फिर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तब NH3 का पार्शियल प्रेशर 0.5 बार है। तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है ये इक्विलिब्रियम के लिए ही दे रखी है, तो इसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके सर। आ रही है बात समझ में? ओके और सर, इसके समझ नीचे रहा वाला क्वेश्चन देखो, ये तो अपन ने क्लास में ही किया हुआ है, होपफुली आप लोग कर पाए होगे ये क्वेश्चन। आई थिंक यही क्वेश्चन क्लास में भी करा हुआ है, 21 एंड 22। कितने लोगों ने इसको सही कर दिया था? इसका तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मुझे ध्यान आ रहा है, 0.896 होगा इसका आंसर। फर्स्ट का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, शायद 10.9 होगा। वैभव कर लिया था? यस सर। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या है इसमें? 11.2। 11.2, ओके। हाँ, और बोलो। सर, क्वेश्चन नंबर 25 एक बार। इसी में यस सर। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दो एलिमेंट्स हैं x एंड y, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं और पूछा है x हैज ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो सही Yes, नहीं sir. है, x तो एक मेटल है, पोटेशियम है, पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी तो काफी कम होगी। ए वाला ऑप्शन तो गलत है। x हैज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, हाँ ये सही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होता है तो x का साइज बड़ा है। y हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बात भी सही है, y जो है वो ब्रोमीन है एक्चुअली, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी खासी है, x से तो ज्यादा ही है, और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बात भी सही है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा B, C एंड D। सर, लेकिन हम लोग H में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s में से निकालेंगे, और Y में से निकालेंगे तो 4p में से निकालेंगे, लेकिन 4s ज्यादा पास से निकले उसके, तो उधर से हमको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी तो सोचो, सिर्फ ऑर्बिटल क्यों देख रहे हो? x के मुकाबले y में न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा है। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो z बढ़ रहा है, सिग्मा उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं या कम शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जब अपन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो z बढ़ता जाता है, z, लेकिन सिग्मा नहीं बढ़ पाता उतना। तो z माइनस सिग्मा जो होता है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ता जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो साइज भी छोटा हो जाता है, साइज भी छोटा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, और ये दोनों चीजें मिलाकर आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाती हैं। ठीक है ना? आयनाइजेशन एनर्जी एक तरह से Z इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो Z इफेक्टिव जितना बढ़ेगा और R जितना कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है ना? नोट्स अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज इस तरह के कंफ्यूजन्स आने लग जाएंगे।
ये वाला डाउट आपको 2-3 महीने पहले नहीं आता। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। धीरे धीरे चैप्टर का टच छूटने लगता है और फिर इस तरह की मिस्टेक्स होने लगती हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में कुछ काफी सारी चीजें ध्यान रखनी होती है अपन को, सिर्फ यूनिडायमेंशनल होकर नहीं सोच सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहें। मेरे ख्याल से आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर रिवाइज करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। सर और बोलिए। हाँ बोलो। सर इसी क्वेश्चन में मतलब ऐसी कोई चीज है क्या कि जैसे अपन मतलब ऐसा कभी सोच सकते हैं कि टेंडेंसी है एक्स की लूज करने की क्योंकि वो नोबल केस कॉन्फ़िगरेशन आएगा? टेंडेंसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, ऐसा बोलना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि एटम में कोई दिमाग तो है नहीं। उसको ये तो पता नहीं है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तब मुझे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। हालांकि कई किताबों में ये लिखा रहता है कि बिकॉज इट विल एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज व्हाई इट टेंड्स टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ये मेरे ख्याल से सही लॉजिक नहीं है। सही लॉजिक तो यही है कि इसका साइज काफी बड़ा है और इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी कम लग रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ठीक है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा या नहीं आएगा वो इसको क्या पता है, इसमें कोई अपना माइंड तो है नहीं। हाँ, एक बार नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर अपन को कोर शेल में से ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अब जो कॉन्फ़िगरेशन आया था वो लोअर एनर्जी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोअर है, तो उसको रिमूव करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है। ठीक है ना। बाद में अपन बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बाद में बोल सकते हैं, बट रीजनिंग में ये नहीं बोल सकते कि बिकॉज इट विल एक्वायर अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज व्हाई इट वांट्स टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रॉपर रीजनिंग नहीं है, ऑल्दो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा तो रहता है। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ दक्ष बोलो। इस क्वेश्चन में सर हम y के लिए कह सकते हैं ना कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s1 4p6 हो जाएगी, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बड़ी होगी। 4p6 तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर होगी ना, तो आयनाइजेशन नो एनर्जी सर, में तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो 4s2 में से 4s1 हो जाएगा और 4p6 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यही इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन है। जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो 4p5 में से निकलेगा और तब कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p4 हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल में से p सब शेल से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अगर p में इलेक्ट्रॉन हो तो। p के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ही s से रिमूव करेंगे। ठीक है ना। रिवाइज करो आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर, 2-3 दिन का टाइम, 2-3 दिन थोड़ा 1-1 घंटा निकाल के। और बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 33 इसी में पेपर 1। हाँ सर। 33 यूरिया को डिसॉल्व किया। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा कि वॉल्यूम क्यों चेंज होगी, क्योंकि यूरिया तो सॉलिड होगा। 1000 ग्राम वाटर, तो आपको क्या लग रहा है कि वॉल्यूम 1000 ml होना चाहिए? ये सर मोलैरिटी पूछी है तो सर वही कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब कैसे सॉल्व करना है। ओके 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है, डेंसिटी 1.15 ग्राम्स पर ml है और आपको मोलैरिटी बतानी है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये है सिचुएशन है, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। ये डेंसिटी ध्यान रहे सॉल्यूशन की डेंसिटी है, और अगर ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो इसको अपन सिर्फ सॉल्वेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं
डेंसिटी तो ये यूज कर लेते हैं और मास ये यूज कर लेते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ध्यान रहे ये तो सिर्फ सॉल्वेंट का मास है। आप जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो आपको पूरे सॉल्यूशन का मास लेना चाहिए। सॉल्यूशन का मास 1120 ग्राम्स है। यहाँ से फिर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि होगा मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम्स अपॉन 1.15 ग्राम्स पर ml। ये वॉल्यूम तो मिलीलीटर्स में आएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो लीटर्स में आ जाएगा जो कि 1.12 अपॉन 1.15 लीटर्स होगा या 112 अपॉन 115 लीटर्स। यूरिया का मोलर मास आप याद भी रख सकते हो 60 ग्राम्स पर मोल होता है, जैसे आपको शायद ग्लूकोज का मोलर मास याद होगा 180 ग्राम्स पर मोल। तो ये मोलर मास होने के कारण 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया में 2 मोल्स हो गए। ये है मोल्स ऑफ यूरिया, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस हो गया फिर तो मोल्स अपॉन लीटर्स 112 अपॉन 115, ये आ रहा है 115 अपॉन 56 मोलर। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग 2.05 यही दे रखा है क्या? तो मोनिश क्या मिस्टेक करी थी? सर मैंने मास 120 ले लिया था। ध्यान रहिए डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो ना तो आप सिर्फ सॉल्यूट का मास ले सकते हैं ना सिर्फ सॉल्वेंट का मास ले सकते हैं। जो आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन ही लेना चाहिए, ठीक है ना? और बोलिए। सर इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज में डाउट है। हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9, बाकी सब लोग भी सेट ओपन करके देखें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है शायद मैंने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात करी थी। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन बनने वाली है। यस सर। समर्थ बनी थी ना एक क्यूबिक इक्वेशन। यस सर बिल्कुल। जैसे अगर अपन मान लें कि CH4 जो है वो 2x बना है, तो अगर CH4 2x बनेगा तो C2H4 x अमाउंट से कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर रह जाएगा 1 - x। यस सर। और H2 जो है वो 2x अमाउंट से कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर हो जाएगा 1 - 2x। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू Kp which is 1.64। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है और Kp ना तो 1 से बहुत छोटा है ना ही 1 से बहुत बड़ा है, तो कोई अप्रोक्सीमेशन भी वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एट इक्विलिब्रियम। मतलब आपसे क्वेश्चन 2x पूछ रहा है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप स्मार्टली ऑप्शन देखकर ही जजमेंट लो कि क्या आंसर हो सकता है। अगर आपका पहला जजमेंट गलत हो गया तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन देखकर ही होगा। थोड़ा अगर आप थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे तो हो सकता है आपका फर्स्ट जो जजमेंट है वही सही हो जाए। देखो ये 1 से तो बड़ा ही आ रहा है नंबर, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। यस सर। अब इसमें आपको 2x के लिए अलग अलग चॉइसेस दे रखी हैं। जैसे थर्ड वाली चॉइस अगर मैं देखूं 0.26 अगर 2x है तो x 0.13 हो जाएगा, मतलब 0.87 हो जाएगा ये नंबर। यस सर। और ये 0.74 हो जाएगा। कुल मिलाकर जो डिनोमिनेटर है उसके नंबर्स बड़े दिख रहे हैं न्यूमरेटर से, इसका मतलब ये वैल्यू तो 1 से छोटी आने वाली है। यस सर। समर्थ क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर 0.26 लेने से ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो 0.13 और 0.067 लेने से तो 1 से छोटी आएगी ही आएगी। यस सर। इसका मतलब यहाँ पर अपना 2x के लिए जजमेंट जो होना चाहिए ना वो फोर्थ ऑप्शन वाला होना चाहिए 0.52। अगर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन 0.52 मान लें तो ये नीचे वाली क्वांटिटी 1 - 0.26 मतलब 0.74 हो जाएगी और ये 1 - 2x मतलब 0.48 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और चांसेस हैं कि ये वैल्यू जो है ये 1.64 आ जाए करीबन। यस सर। तो इस तरह से ऑप्शन देखकर ही ये क्वेश्चन होगा। ऑप्शंस भी आपकी मदद के लिए हैं, आप यूज कर सकते हैं।
ऑप्शंस ये को यूज क्वेश्चन करना कोई अनफेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में डाउट था। 29 इसी एक्सरसाइज में। यस सर। सर यहाँ कंपोजिशन में चेंज पूछ रहा, पर वो तो सर टेम्परेचर से कंपोजिशन में चेंज तो ना होगा। कॉम्पोजिशन में चेंज का मतलब यही है कि कॉन्सेंट्रेशंस का चेंज, जो सर ये इंडिविजुअल कंपाउंड्स का पूछ रहा है या फिर एटम्स का? क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो जो भी रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पूछ रहा है। जो गैसेस इन्वॉल्व रिएक्शन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन या उनके मोल्स कौन कौन से फैक्टर्स की मदद से चेंज हो सकते हैं। ओके सर, ओके आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। टेम्परेचर चेंज करने से भी डेफिनेटली कॉम्पोजिशन चेंज होगा। हाँ वैभव। सर पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 35। ओके, जस्ट अ मिनट। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 35। तो ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। इसमें 22.4 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन है। उसमें Ki ऐड किया, आयोडीन लिबरेट हुई, उसको सोडियम थायोसल्फेट ने कंज्यूम किया। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने किया भी हुआ है शायद सर क्लास मेरी में। 1.5 आ रही थी, इसकी वजह से डाउट हो रहा था। चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। 22.4 मिलीलीटर H2O2 का सॉल्यूशन है, उसमें Ki ऐड किया, आयोडीन लिबरेट हुआ और उसको 40 मिलीलीटर्स ऑफ 0.3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी कंजम्पशन के लिए। तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके, सर वो विजिबल नहीं है। हाँ अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके, अब शायद विजिबल होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिएक्शन सही लिखनी पड़ेगी। H2O2 और I माइनस की रिएक्शन, यहाँ पर I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब I माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। I माइनस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2O2 का रिडक्शन होगा और H2O2 के रिडक्शन से H2O बनता है। H2O2 के रिडक्शन से H2O बनता है और ऑक्सीडेशन से O2 बनता है। ये बात मैंने क्लास में बताई थी। फिर अपन ने देखा यहाँ पर गेन और लॉस के बारे में। यहाँ पर 2 सर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। सर इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या कि H2O2 जब रिडक्शन होगा तो वो H2O में बदलेगा? सब क्योंकि मैंने O2 बनाया था तो मेरा गलत हो गया था फिर। O2 बनाओगे तब तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। देखो H2O2 का जब डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो H2O2 के डिस्प्रपोर्शनेशन से H2O भी बनता है और O2 भी बनता है। ठीक है, तो H2O2 जब O2 में जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखें, और H2O में जाना रिडक्शन है। ओके सर, वो मैंने गलती कर दी थी। ठीक है O2 सर। में जाना ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो O2 लिखोगे तब तो रिएक्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि I माइनस का भी आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो और H2O2 का भी ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो दो सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता। यस सर, ठीक है। वैभव तुमने तो ये मिस्टेक नहीं करी थी। नो नो सर। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस कर लिया और उसके बाद सेकेंड रिएक्शन की तरफ आए। सेकेंड रिएक्शन में आयोडीन और थायोसल्फेट की रिएक्शन हो रही है। ये तो अपनी जानी पहचानी रिएक्शन है।
इसको आपको याद ही रखना है, S4O6 -। तो ये जो थायोसल्फेट है इसके इतने मिलीमोल्स कंज्यूम हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसके 12 मिलीमोल्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं ऑब्जेक्टिव फैशन में ही आगे बढ़ रहा हूँ। इसके 12 मिलीमोल्स हैं तो आयोडीन के इसके साथ 6 मिलीमोल्स कंज्यूम हुए होंगे, और आयोडीन के अगर 6 मिलीमोल्स कंज्यूम हुए तो यहाँ पर 6 मिलीमोल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, और अगर इसके 6 मिलीमोल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो H2O2 के 6 मिलीमोल्स रहे होंगे। तो ये H2O2 के ओके सर, सर मेरे को समझ आ गया सर। मैंने 3 मिलीमोल ले लिया यहाँ पे, 2i माइनस से कंपेयर कर दिया था गलती से। ओके ठीक है सर। ना, अब तो हो जाएगा, यस सर, बाकी तो लेकिन फिर भी मैं पूरा ही करूंगा। क्वेश्चन को अधूरा छोड़ना मेरी आदत नहीं है। आप भी क्वेश्चन को कभी अधूरा ना छोड़ा करें। एक बार आपने क्वेश्चन हाथ में लिया तो उसको कंप्लीट ही करना है। तो ये 6/22.4 मोलर हो गए। हमें पता है कि 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, अगर आप क्लास नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 1 मोल H2O2 सॉल्यूशन जो है वो 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है, क्योंकि 1 मोलर का मतलब है कि 1 लीटर में H2O2 के 1 मोल्स हैं, और H2O2 के 1 मोल्स अगर अपन लेते हैं ना, H2O2 के 1 मोल्स लेते हैं तो O2 0.5 मोल्स रिलीज होता है, और 0.5 मोल O2 STP पर 11.2 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और इसी को अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो 1 मोलर H2O2 11.2 वॉल्यूम है, तो 6/22.4 मोलर क्या होगा? 6/22.4 टाइम्स 11.2 वॉल्यूम। सिंपल यूनिटरी मेथड, मतलब 3 वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, और बोलो। सर पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 28। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 28। पेपर आरडी सर ने बनाया था। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन। Most stable ionic species are। तो यहाँ पर तो अपन को बेसिकली एरोमेटिक देखना पड़ेगा। एरोमेटिक पेयर ऑफ स्पीशीज होने चाहिए, और एरोमेटिक होने की कंडीशन तो आप जानते ही हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, और रेजोनेंस होने के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, या मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, इस तरह की सिचुएशन हो तो कॉन्जुगेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ए वाला जो पेयर है उसमें सेकेंड वाला स्पीशीज जो है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बनायन जो है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, उसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि अगर अपन फोर्थ वाला पेयर ऑफ सब्सटेंसेस देखें, फोर्थ वाला, तो उसमें दोनों रिंग्स एरोमेटिक हैं। फर्स्ट वाली रिंग भी एरोमेटिक है और सेकंड वाली भी, तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये चीजें फिट होनी चाहिए, और 4n+2 का मतलब n 0 भी हो सकता है। तो डी में जो फोर्थ ऑप्शन है, डी में जो सेकंड वाला कंपाउंड है उसमें n की वैल्यू 0 लेनी होगी, और जो फर्स्ट वाला है उसमें टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 10 भी 4n+2 के फॉर्म में फिट हो रहा है। प्रांशु तुमने पूछा था। सर आ रहा है समझ में? सर एक सर ये क्लियर नहीं हुआ। ओके, जस्ट अ मिनट।
तो इसमें क्या है, ये जो कार्बन आयन दे रखा है इसमें रेजोनेंस तो है, लेकिन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन इसमें भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इसके ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और इसमें पूरे में रेजोनेंस है और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पाई का मतलब 4 टाइम्स 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी रिंग जिसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, मतलब पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड हो, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड हो, साथ साथ वो रिंग प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर होगा तभी कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो पाएगा। और तीसरी शर्त ये है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ऐसी रिंग्स जो होती हैं उनको अपन एरोमेटिक कहते हैं, और एरोमेटिक रिंग्स स्टेबल होती हैं। एरोमेटिक रिंग्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक cyclic compounds, and non-aromatic species are more stable than anti-aromatic. ऐसा क्यों है? इसका कारण एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, वो सब अपन को नहीं अभी पढ़ना है। बस अभी ये ध्यान रखो कि जो पेयर ऑफ सब्सटेंसेस में एरोमेटिक रिंग्स बन रही हैं वही स्टेबल होंगे। तो जो 4th वाला ऑप्शन था उसमें लास्ट में इस तरह की भी एक रिंग बना के बताई हुई है। तो इसमें अपन देखें तो अगर बेंजीन रिंग को इस तरह से लिखें तो इसमें ये दोनों रिंग्स एरोमेटिक आ रही हैं। इसमें नोन पेयर था, यहां पर लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो इस वाली रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस वाली रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और अगर अपन सिर्फ पेरीफेरी पर देखें, बाउंड्री पर देखें, तो भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है। सिर्फ पेरीफेरी पर अगर अपन देखते जाएं तो रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है और टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी 4n + 2 के फॉर्म में फिट होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये 4th वाला ऑप्शन ही था। तो इसमें ये वाली रिंग भी एरोमेटिक आ रही है और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक आ रही है, दोनों ही स्टेबल हैं। हाँ रिद्धिमा बोलो। सर पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट था। ओके जस्ट अ सेकेंड। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 तो होगा। ये वाला। यस सर। Suppose potential energy of a system of electron and proton at a separation r is given by this, okay, where k is a constant for such a hypothetical hydrogen atom. Radius of nth Bohr orbit is energy is सर this. इसमें डाउट ये था सर कि हाइड्रोजन एटम हाइपोथेटिकल है, तो उसमें सर ना बोर्स के प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते थे क्या? मतलब ही डाउट आया था। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। Bohr's frequency condition। सर क्योंकि वो तो हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए होती है ना। Bohr's frequency condition तो En2 - En1 = h nu है। सॉरी वो सर, तो बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। Bohr's quantization principle।
MVR Yes. इज इक्वल टू, हाँ वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, वो तो अप्लाई करेंगे। ओके सर। इसको सर मान बस ये डाउट था कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में मतलब वैसे तो क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना चाहिए, लिखना चाहिए कि अज्यूमिंग दैट बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल इज वैलिड, उसके बाद कर रहे हैं। हो गया आपसे सॉल्व कर लिया आपने सॉल्व? इसमें एक्चुअली आई थिंक इसमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आर के रिस्पेक्ट में, तब फोर्स का एक्सप्रेशन मिलेगा। फोर्स जो होता है वो du/dr होता है। चलिए ट्राई करते हैं। u यहां पर k ln r दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। u यहां पर k ln r दिया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में फोर्स जो है वो du/dr हो जाता है, और du/dr अगर मैं करूंगा तो वो k/r आएगा, और फोर्स सिर्फ एक ही लग रहा है, वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, मतलब mv²/r इस k/r, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ln r का डिफरेंशिएशन 1/r ही होगा, और यहाँ से mv² की वैल्यू k आ जा रही है, या फिर v की वैल्यू k/m का स्क्वायर रूट mvr, और एक दूसरा प्रिंसिपल जो अपने पास है वो है mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h/2π। n टाइम्स h/2π। तो यहाँ से अपन को रेडियस का एक्सप्रेशन मिल रहा है। सर ने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया होगा ना इसका? यस सर। सर मुझे डाउट यही था बस कि ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में अपन रियल चीजें अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में कर तो सकते हैं मेरे ख्याल से। जस्ट अ मिनट, कैसे किया है सर ने सॉल्व इसको? सर सेम जैसे आप कर रहे थे उसी से आ गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ फिर उसी से आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जैसे मैंने किया, v की वैल्यू mv²/r की वैल्यू तो k/r आई थी, तो v की वैल्यू आ गई √k/m, mvr में यहाँ पे पुट कर दिया √k/m टाइम्स r इस n टाइम्स h/2π। ऑप्शन देखकर भी पता चल रहा है कि उन्होंने इस तरह से कुछ किया होगा, पर यहाँ पर उन्होंने h ही लिखा है, h बार नहीं लिखा है। रेडियस का एक्सप्रेशन तो यहाँ से आ रहा है n टाइम्स h/2π m सर वो पाई मिसिंग है। √m/k। अच्छा मेरे स्प्रिंट में मिसिंग है, वैसे था पेपर में। यस सर। ओके, तो यहाँ पर 2π भी होगा, 2π होगा, और बस उसके बाद ये एक्सप्रेशन सही हो जाएगा, m एडजस्ट हो जाएगा, NH/2π √mk, ठीक है ना। और फिर एनर्जी भी आ जाएगी। एनर्जी जो है वो U+k होती है वैसे तो, U+k, और U अपन को दे रखा है k ln r, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो mv² यहां से आ ही रहा है, k हाफ mv² हो जाएगा k/2। तो इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे।
फिर आप रेडियस का एक्सप्रेशन भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखने में थोड़ा सा अजीब से एक्सप्रेशंस लग रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे तो आंसर्स आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, अदरवाइज आई थिंक आंसर आ जाएगा। रिद्धिमा सही है ना? सर ओके। यस सर। हाँ, कौन बोल रहा है? सर हाँ सर कौशल। कौशल सर, अगर जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि फोर्स तो माइनस du/dr होता है ना, तो अगर वहां माइनस के साथ जाते तो वो माइनस का साइन तो सिर्फ डायरेक्शन ही बताएगा। वैसे भी यहाँ पर अपन को पता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है नेचर में, सही कह रहे हो तुम। वो माइनस का साइन अपन को सिर्फ डायरेक्शन ही इंडिकेट करेगा। डिफरेंशिएट अगर इस तरह से करें तो वो -k/r आएगा। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रहा है, अट्रैक्टिव है नेचर में, ठीक है ना। प्लस सर विल बट अपन इंडिकेट। जैसे बोर्ड्स मॉडल पढ़ते तो अपन माइनस साइन को वैसे भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जैसे 11th क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन के सी पार्ट में फॉर एग्जांपल -k/2 नहीं, जस्ट अ मिनट, जब अपन बोर्स मॉडल पढ़ते थे तो अपन नेगेटिव चार्ज, वाली टर्म दी हुई होती तो वो सही होती ना। बोर्स मॉडल में अपन नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, डेफिनेटली करते हैं। लेकिन जब हम फोर्स लिखते थे K(Q1Q2)/r², तो अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते Yes, थे। sir. आप डेरिवेशन में जाकर देखना, उस समय मुझे पता था कि डायरेक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, इसलिए मैं उस समय फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेता था। और यहाँ पर भी आप इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, ठीक है। और कौन सा Okay, क्वेश्चन sir. बोल रहे हो? Yes, sir. ओके। सर हाँ हाँ सर शुभ। सर इसमें मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि के जो है वो के जो है वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये ना उसको अट्रैक्टिव के कारण रहना है। तो LNR तो कभी मतलब LNR नेगेटिव होगा या के नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कम कर पाएगी तो ओवरऑल एनर्जी को। तो हो सकता है आर ही इस तरह से हो कि वो यू नेगेटिव आ जाए, क्योंकि 1 से छोटे नंबर का लॉग नेगेटिव होता है। के तो जहां हेलो तक लग रहा है कि के तो मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि mv² की वैल्यू k आ रही है, और अगर mv² की वैल्यू k आ रही है तो ये सारे टर्म्स तो पॉजिटिव हैं, तो k भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सर वही। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। दक्ष, तुम्हारा कोई क्वेश्चन एक्सक्यूज है? मी सर। सर हाँ सर वो ये था कि सर हम OH- को प्रोटॉन डोनर क्यों नहीं कह सकते? OH- को प्रोटॉन डोनर क्यों नहीं कह सकते, इस सवाल का जवाब आपको अगली क्लास में मिलेगा, थर्सडे को, ठीक है ना। वो लेक्चर ध्यान से पढ़ना सुनना तो पता चलेगा, ठीक है। सर ओके सर। हाँ, किसी को सर क्वेरी? पेपर 2 क्वेश्चन 30। प्रतीक्षा, आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर अपन H2O2 प्लस MnO4 माइनस जब रिएक्शन कराएंगे तो फिर अपन H2O2 का पहले तो ऑक्सीडेशन ही करा। ओके सर, डाउट सॉल्व हो गया, सॉरी सर। ओके सर। कौन सा क्वेश्चन बोला? 30। 30। यस सर। इसमें कुछ रिएक्शन क्लियर नहीं आ रही है, रिएक्शन क्या है? सर Ag plus aqueous plus Fe2 plus aqueous is given by Ag plus Fe3 plus. Ag plus aqueous Yes sir. plus Fe2 plus aqueous gives and is given by Ag solid plus Fe3 plus aqueous. Okay. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, precipitation of more silver, decreasing the temperature. टेम्परेचर डिक्रीज करने से तो रिएक्शन
टेम्परेचर बढ़ाने वाली दिशा में जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगी तो फिर मोल्स ऑफ सिल्वर इंक्रीज होंगे। वॉल्यूम इंक्रीज करने से एक्चुअली दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वली अफेक्ट होगी, क्योंकि अगर आप Q देखें तो Q जो है वो Fe3 प्लस अपॉन Ag प्लस भी है इधर, Fe2 प्लस इंटू Ag प्लस है। अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पर मोल्स ऑफ Fe3 प्लस अपॉन वॉल्यूम, सब कॉन्सेंट्रेशन सबकी ही चेंज हो जाएंगी, सबकी कॉन्सेंट्रेशंस डिक्रीज हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा इफेक्ट रिएक्टेंट्स पर आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ज्यादा एक्वस स्पीशीज हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज होगी, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इस बात को अपन मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैथमेटिकली शो करने के लिए इसको n ऑफ Fe2 प्लस अपॉन v इंटू n ऑफ Ag प्लस अपॉन v लिखें, तो आप देखेंगे कि एक v का फैक्टर बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं तो Q इंक्रीज हो जाएगा, और Q जो है वो K से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि शुरू में QC और KC बराबर थे, फिर Q बड़ा हो गया, दैट मीन्स Q हैज बिकम ग्रेटर देन K। इन दैट केस रिएक्शन विल गो बैकवर्ड्स, तो ज्यादा सिल्वर का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बी ऑप्शन आंसर नहीं है। सॉलिड सिल्वर ऐड करने, रिमूव करने से उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड्स को ऐड करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, रिमूव करने से भी नहीं। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरस आयंस, फेरस आयंस लेफ्ट हैंड साइड में है, सिर्फ इनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो रिएक्शन टुवर्ड्स राइट जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, सिल्वर का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर A एंड D होना चाहिए। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन A अगेन? देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट रिलीज करने वाली रिएक्शंस होती हैं। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो आप सिस्टम से हीट विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप सिस्टम से हीट विड्रॉ कर रहे हो तो सिस्टम हीट रिलीज करने वाली दिशा में जाना चाहेगा, मतलब एक्सोथर्मिक दिशा में जाना चाहेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन ही एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सिल्वर का अमाउंट बढ़ेगा। और मैथमेटिकली सोचना चाहो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, ठीक है ना। इनके लिए K और T एंटी पैरेलल चलते हैं, किनके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो टेम्परेचर घटाने से K बढ़ेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ऐसे भी सोच सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। चलिए टाइम ओवरशूट हो रहा है, आई थिंक सिर्फ 1 मिनट में, और आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। सर वो जो बी ऑप्शन था ना, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ सर वो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि सर इन्होंने बोला कि हम लोग अलग से ऐड कर रहे हैं, मतलब इसका बोलने का सेंस ये है। हाँ सही, बिल्कुल। तो सर मतलब उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो क्लियर नहीं हुआ। फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, वाटर ऐड कर रहे हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेशंस डिक्रीज हो जाएंगी, सबकी सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, सबकी हाँ सर। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएंगी, Ag प्लस की भी, Fe2 प्लस की भी और Fe3 प्लस की भी। लेकिन फर्क ज्यादा उस साइड पड़ेगा जिस तरफ ज्यादा एक्वस स्पीशीज हैं। ओके सर, आ गया, ठीक है। जैसे आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते थे ना सर। गैसेस के लिए, वैसा ही कुछ है। सर हाँ प्रथम। बट सर वाटर तो लिक्विड है, पर अपन ने पढ़ा है कि लिक्विड ऐड करने से चेंज नहीं होते। नहीं, क्या चेंज नहीं होता है? लिक्विड ऐड करने से लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो जाएगी ना। ये बात समझ में आ रही है? वाटर की खुद की कॉन्सेंट्रेशन आप कांस्टेंट मान सकते हो, लेकिन वाटर में जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होगी ना। तो आपको चीजों को सही तरीके से समझना चाहिए। अगर आपने पानी में ग्लूकोज मिलाया हुआ है, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज, अब आप उसमें 10 लीटर या 9 लीटर पानी और मिला दो, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगी ना। तो सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा। कार्तिक।
सर इस क्वेश्चन में अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो मतलब सिल्वर की सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी, तो भी तो ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, सही बात है, सिल्वर आयंस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक ऐसे है, भी सोच सकते थे क्या? हाँ वेदांत? सर अपन ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी उस हिसाब से? हाँ सोच सकते हैं, अगर सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन, सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्शन ज्यादा आगे जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन बोल सकते हैं कि सिल्वर आयंस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। वैसे तो ये रिएक्शन सॉल्युबिलिटी वाली रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, पर इसमें प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है साथ साथ में। सर अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फिर मतलब ऐसे बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो रही है इसलिए मतलब ज्यादा अमाउंट बन रहा है उसका। सो टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती, और बैकवर्ड जाती तो सिल्वर का अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट कम हो जाता, सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती, तो बोल सकते थे कि सिल्वर आयंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, चलिए। सर हाँ सर बोलो। अगर इसमें H2O एज अ रिएक्टेंट होता और फिर बोलते इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो फिर उसका क्या सेंस बना है? H2O एज अ रिएक्टेंट होता? यस सर। तो फिर तो H2O की कॉन्सेंट्रेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डेफिनेटली फर्क पड़ता। ठीक है ना सर तो अपन इसमें ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज किया है? वो तो रिएक्शन देखकर पता चलेगा, एक्वस फेज गिवन है तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। ओके सर। क्वेश्चन आने पर अपन डील कर लेंगे, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है, लेट्स एंड द सेशन नाउ। आप लोग मेहनत करो और रिवीजन का टाइम ज़रूर निकालो, तभी आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस और बेटर होगी। कुछ कुछ पुराने टॉपिक्स जो अपन को पहले आते थे उन पर अपनी पकड़ थोड़ी कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना ज़रूरी है। जिस चैप्टर को होके 3-4 महीने हो गए हैं उसको रिवाइज ज़रूर करें। हालांकि टेस्ट्स में भी रिवीजन होता रहता है, लेकिन प्रॉपरली नोट्स से रिवाइज करना एक अलग चीज़ है। तो आप नोट्स भी एक बार अच्छे से रिवाइज करें, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो आपको रिन्यूड कॉन्फिडेंस फील होगा। और वो चीज़ें आपके रेगुलर प्रैक्टिस में रहनी चाहिए, टेस्ट के अनाउंसमेंट के बाद ही रिवीजन शुरू नहीं होना चाहिए। किसी ना किसी टॉपिक का रिवीजन आपके रेगुलर प्रोसेस में रहना चाहिए, चाहे 2-3 दिन फिजिक्स रिवाइज करा, फिर मैथ्स रिवाइज करा, फिर केमिस्ट्री रिवाइज करा, कम से कम एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स तो रिवाइज होने ही चाहिए। तो ये रिवीजन भी आपके 1-1.5 घंटे का काम होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली। पुरानी चीज़ों को अपन भूल नहीं सकते, अदरवाइज अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी। और जेई एडवांस टेस्ट इतने हाई स्कोरिंग नहीं होंगे, और मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा सा हायर लेवल पर ही रहेंगे, और अगर आप भूल जाओगे तो आपको इजी क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगने लगेंगे, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, गुड नाइट।